ओके तो बेटा आज हमारा जो सोशल साइंस का चैप्टर 6 है आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो इसमें जो एक्सरसाइज का पोर्शन है, अगरचे आपकी बुक जो पब्लिश की गई है इसमें वो एक्सरसाइज का पोर्शन नहीं दिया गया है, क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन अगर आप इसका पीडीएफ वर्जन जो इंटरनेट पर अवेलेबल है तो उसमें चंदे क्वेश्चंस हैं। तो कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम इसमें बात करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली जब हमने लेसन पढ़ी है तो इसकी एक्सरसाइज ज़रूर होनी चाहिए। तो कुछ एक क्वेश्चन जो इसमें अराइज होते हैं उनको मैंने यहाँ पर आपके लिए रखा है। क्वेश्चन 1 इज डिफाइन द टर्म क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है, क्योंकि ये बुक आपकी जो असल में ली गई है, ये जो एनसीईआरटी का जो एक्चुअल सिलेबस है उससे ली गई है, तो उसके क्वेश्चन अब मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। द आंसर इज criminal justice system is the system of law enforcement that is directly involved apprehending, prosecuting, defending, sentencing and punishing those who are suspected or convicted of criminal offenses. criminal justice system का मतलब ये है कि एक ऐसा लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम, एक ऐसा कानून की एक ऐसी अमलदारी जिसमें ऐसे लोगों को अप्रहेंड किया जाता है, ऐसे लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाता है, उन लोगों पर केस चलाए जाते हैं, या ऐसे लोगों को जिनके साथ किसी तरह का क्राइम हुआ है उनको उनके डिफेंस में केस चलाए जाते हैं, और उसके बाद जिन लोगों ने जुर्म किया है उनको उसके अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग सजा दी जाती है। और ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंसेस में, और क्रिमिनल ऑफेंसेस में हमने पढ़ा है कि क्राइम हम उसको कहते हैं जो सोसाइटी के अगेंस्ट कोई कानून तोड़ा गया हो, ये हमें पहले से ही पता है। दूसरा क्वेश्चन बड़ी ब्रीफली हम इसको डिस्कस करेंगे। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द क्रिमिनल प्रोसीजर इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। अब हमने ये पढ़ा कि अगर कोई क्राइम करेगा तो उसकी सजा होगी, तो उसकी सजा जो है उसका प्रोसीजर किस तरह से है, किस तरह से हम उसको कोर्ट के सामने कैसे पेश करते हैं और उसके बाद उसकी सजा कैसे होती है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर जो हमारा है हम उसको डिफाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, यानी हम उसको स्टेप्स में ले लेंगे। सो प्रोसीजर इन द क्रिमिनल जस्टिस इज नंबर 1, ए क्राइम इज रिपोर्टेड बाय द विक्टिम टू द पुलिस। पहली बात कि जब क्राइम होता है तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस को इन्फॉर्म, और ये विक्टिम भी कर सकता है या फिर सोसाइटी में से कोई शख्स भी कर सकता है। दूसरी बात उसके बाद क्या होती है, द पुलिस फाइल एफआईआर और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके अकॉर्डिंग जो पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो एक एफआईआर लॉन्च करते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं, जिसको हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। यानी क्राइम के मुतल्लिक जो पहली इंफॉर्मेशन पुलिस को चाहिए उसको हम एफआईआर कहते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट, द पुलिस बिगिन्स द इन्वेस्टिगेशन। जो ही एफआईआर दर्ज होती है तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। अब इसमें तहकीकात शुरू होती है, एंड अरेस्ट द सस्पेक्ट पर्सन्स और पर्सन। उसके बाद उन लोगों को गिरफ्तार करने की पुलिस कोशिश करता है जो इस क्राइम के सस्पेक्ट्स हैं, जिन पर शक है कि इन्होंने ये क्राइम किया है। चौथा, द पुलिस फाइल चार्जशीट इन द मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट। उसके बाद मैजिस्ट्रेट के सामने एक चार्जशीट बनाई जाती है, यानी पुलिस ये तय करती है कि अगर ऑफेंस हुआ है तो ऑफेंस में किन किन कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई है उसको हम चार्जशीट कहते हैं, उसको हम चार्जशीट कहते हैं। यानी उस पर इल्जामात जो है आयद किए जाते हैं, और उन इल्जामात की एक लंबी फहरिस्त जो है मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने पेश किया जाता है पुलिस के जरिए से। द फेयर ट्रायल बिगिन्स इन द कोर्ट। उसके बाद एक फेयर ट्रायल, इसका कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़ा, फेयर ट्रायल क्या होती है। तो अगर आपको इसके बारे में और देखना है तो पिछला वीडियो आप फिर से देखेंगे, तो उसमें आपको फेयर ट्रायल का, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज को जल्दी से खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद फेयर ट्रायल शुरू होती है, एंड देन द पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट्स द विक्टिम। और वहां पर जिसके खिलाफ जुर्म किया गया हो, यानी जिसके साथ ज्यादती हुई हो, तो उसको हम विक्टिम कहते हैं। तो विक्टिम के डिफेंस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर आ जाता है, ये एक सरकारी वकील होता है, तो वो उसको डिफेंड करता है। और उसके बाद द डिफेंस लॉयर क्रॉस एग्जामिन्स द चार्जेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। और जिस पर जो मुल्जिम है, जिस पर इल्जाम है, तो इल्जाम जिस शख्स पर है उसको भी हक दिया गया है कोर्ट में कि अपना एक डिफेंस लॉयर करे वो, और वो अपना दिफा करे उसके जरिए से। वो भी एक वकील जो है
काउंटर में वो भी एक वकील रखता है, तो वो डिफेंस लॉयर जो भी इल्जामात आयद करता है एक्यूज्ड पर, मुलजिम पर, तो उन सब का क्रॉस एग्जामिन करता है डिफेंस लॉयर। उसके बाद 8वां, व्हेन द ट्रायल इज ओवर द एक्यूज्ड इज आइदर कन्विक्टेड और एक्विटेड। उसके बाद जब ट्रायल खत्म होती है, अब ये केस जो है जब खत्म होता है, अपने एंड को पहुंचता है, तो फिर इस सारी प्रोसेस के अकॉर्डिंग या तो उसको मुजरिम समझा जाता है या फिर उसको बरी किया जाता है, या फिर उसको मुजरिम करार दिया जाता है या फिर बरी किया जाता है। इफ कन्विक्टेड द एक्यूज्ड कैन अपील टू द हायर कोर्ट। अब अगर वो कन्विक्ट हो गया, अगर उसको सजा हो गई, तो उसको हक बनता है कि वो एक बड़े कोर्ट में, अगर उसका जो है लोअर कोर्ट में उसका केस हुआ है, तो वह उससे ज्यादा बड़े कोर्ट में, अपर कोर्ट में जा सकता है। इसका प्रोसीजर भी हमने पढ़ा कि इस तरह से अपील कैसे, जिसको हम एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। उसके बाद 10वां पॉइंट, इफ नॉट कन्विक्टेड द विक्टिम कैन अपील टू द हायर कोर्ट। और अगर कन्विक्ट ना हुआ, अगर किसी पर जुर्म साबित नहीं हुआ, तो जिसके खिलाफ जुर्म हुआ है वो हक रखता है कि वो हायर कोर्ट में जाए, वो कहे कि मुझे इंसाफ नहीं मिला, मुझे इंसाफ दिया जाए। तो ये है प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर जिसको हम कहते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अक्सर बेशतर जब भी हम क्राइम्स के बारे में सोचते हैं, तो मैंने कल भी आपको कहा कि हम पुलिस के बारे में सोचते हैं, असल में रोल क्या होता है इनमें, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस का रोल क्या होता है। तो इसका आंसर है, इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम द पुलिस प्ले द रोल ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द केस, अरेस्टिंग द एक्यूज्ड। दो काम उनके होते हैं, एक केस की इन्वेस्टिगेशन करना अपने हिसाब से जब उनको इंफॉर्मेशन मिलती है, और दूसरा जिसके खिलाफ अब उनको शवाहिद मिलते हैं कि ये शख्स इस केस में मुलविस है, तो उसको अरेस्ट करते हैं। ये उनका रोल है, उनका काम है इसमें। वेरी गुड। देन क्वेश्चन 4, व्हाट आर द गाइडलाइंस दैट पुलिस हैव टू फॉलो ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन। अब पुलिस को क्या करना है, किस तरह से काम करना है, इन्वेस्टिगेशन जब वो करते हैं, जब वो इस मामले की तहकीकात करते हैं, तो उनको किस तरह से काम करना है, उसके लिए हमारे पास क्या गाइडलाइंस है, या पुलिस खुद से जो भी उनकी मर्जी में आए वो करे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि पुलिस को जो इन्वेस्टिगेशन करनी है उसके लिए गाइडलाइंस है। और गाइडलाइंस क्या है, पुलिस इन्वेस्टिगेशंस हैव टू बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। उनको भी कानून के अंडर रह के काम करना होता है, इन्वेस्टिगेशन तहकीकात करनी होती है, एंड विद फुल रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। और जितने भी इंसानी हुकूक है उनको पामाल नहीं करना है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। और पुलिस को यह हक नहीं है कि वो किसी को भी, किसी पर तशद्दुद करे, किसी भी शख्स को मारे पीटे या उसको शूट करे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ये हमने कल अच्छी तरह से इसको पढ़ा। दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू द एक्यूजर। उनको बिल्कुल ये हक नहीं है कि जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है, जिसको हम एक्यूजर कहते हैं, मुलजिम कहते हैं, मुलजिम को मारने पीटने का या तशद्दुद करने का उनको हक नहीं है। ये है इसका जवाब। उसके बाद 5वां, व्हाट आर डीके बासु गाइडलाइन। चूंकि हमने पुलिस के बारे में पढ़ा, तो वो क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट के जरिए से गाइडलाइंस मिली हुई है, पुलिस को गाइडलाइंस मिली, उनको डीके बासु गाइडलाइंस कहते हैं। तो वो डीके बासु गाइडलाइंस क्या है, डीके बासु गाइडलाइंस आर द प्रोसीजर्स फॉर द पुलिस टू मेक अरेस्ट। अगर पुलिस को अरेस्ट करना है, किसी मुलजिम को पकड़ना है, तो वो किस तरह से करें, उनके लिए गाइडलाइंस दी हुई है सुप्रीम कोर्ट के जरिए से। गाइडलाइंस उनको मिली है, जिनको हम डीके बासु गाइडलाइंस कहते हैं। या डिटेन करना है किसी शख्स को, या किसी शख्स के इंट्रोगेशन, सवाल जवाब किसी का करना है, दे आर एज अंडर। और इनके लिए जो कवानीन है डीके बासु गाइडलाइंस के तहत, वो क्या है, नंबर 1, the police officials who carry out the arrest or interrogation should wear clear, accurate and visible identification and name tags with their designations। पहला काम, जब भी पुलिस मुलजिम को अरेस्ट करने के लिए जाए, तो वो उनकी आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो, उनके बैजेस लगे हुए हो, ये ऑफिसर की कौन सा ऑफिसर है, इसकी रैंक क्या है, इसका नाम क्या है, ये किस पुलिस थाने से आया, ये सारा क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि कोई ऐसे ही जाएगा और किसी को पकड़ के लेगा। क्लियरली पता चलना चाहिए सबको कि कौन सी पुलिस, किस शख्स ने किसको अरेस्ट किया है। बात समझ रहे हैं। नंबर 2, ए मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। और एक रसीद बनाई जाती है, एक मेमो बनाया जाता है जब किसी को अरेस्ट किया जाता है, तो उसके लिए एक रसीद बनाई जाती है पुलिस के जरिए से, एंड शुड इंक्लूड द टाइम एंड डेट ऑफ अरेस्ट। जिस तरह हम रसीदों में, जो हम आम तौर चीजों की रसीदें बनाते हैं, उसी तरह एक मेमो बनाया जाता है, और उसमें डेट, टाइम वगैरह सब लिखा जाता है कि अरेस्ट कब हुआ,
it should also be attested by at least one witness who could include a family member of the person arrested. और इस रसीद पर, इस मेमो पर एक दस्तखत जरूरी है उस शख्स के घर वालों का जिसको अरेस्ट किया जाता है, जिसको अरेस्ट किया जाता है. The arrest memo should be countersigned by the person arrested. अब सिर्फ घर वालों का ही दस्तखत नहीं चाहिए या घर में किसी मेंबर का दस्तखत नहीं चाहिए, बल्कि जिसको अरेस्ट किया जाता है, जो मुलजिम है, उसका भी दस्तखत होना चाहिए. हाँ, मुझे अरेस्ट किया गया है, मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली है, मुझे इस टाइम पर, इतने बजे और इस स्टेट पर, इस तारीख पर मुझे अरेस्ट किया गया. उसके बाद तीसरी गाइडलाइन क्या है? द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन्ड और बीइंग इंट्रोगेटेड हैज अ राइट टू इन्फॉर्म ए रिलेटिव, फ्रेंड और वेल विशर. और जिसको डिटेन किया गया है, रसीद पर तो घर वालों ने दस्तखत किया है, लेकिन अगर उसके अलावा भी वो किसी रिश्तेदार, किसी अपने वेल विशर, किसी अपने दोस्त को इन्फॉर्म करना चाहता, पुलिस की जिम्मेदारी है उसको इन्फॉर्म करे कि फलानी को अरेस्ट किया गया, तो ये भी उसका हक है. चौथा, when a friend or relative lives outside the district, the time, place of arrest and venue of custody must be notified by police within 8 to 12 hours after arrest. अब अगर कोई शख्स उस जगह पर है जहां उसका ना कोई रिलेटिव है, ना वेल विशर है, ना उनके साथ वो उसका कोई कांटेक्ट है, तो पुलिस की जिम्मेदारी है. अब ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उसके वेल विशर को या उसके घर वालों को खबर पहुंचाई जाए 8 से 12 घंटे के अंदर. 8 से 12 घंटे. तो ये कहलाती है डीके बासु गाइडलाइंस. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एफआईआर? एफआईआर किसको हम कहते हैं? एफआईआर मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. ये आप जानते हैं, इसका आपने बार बार नाम सुना. is a written document prepared by the police when they receive information about the commission of a cognizable offense. और इस कॉग्निजेबल ऑफेंस को मैं बाद में यहां पर जब हम ग्लॉसरी पढ़ेंगे उसमें मैं आप इसको डिफाइन करूंगा कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, ताकि ये वीडियो जो है छोटा रहे. यानी जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब ये है कि ये एक रिटन डॉक्यूमेंट पुलिस बनाती है जब उनको किसी जुर्म का इतला मिलता है कि फलानी जगह पर ये जुर्म हुआ है, तो उनको जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिलती है उस जुर्म के मुतालिक वो सारा वो रिकॉर्ड करते हैं, उसी को एफआईआर कहते हैं, उसी को एफआईआर कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, हु इज ए प्रोसिक्यूटर? प्रोसिक्यूटर कौन होता है? द प्रोसिक्यूटर इज अ लॉयर. ये असल में एक वकील होता है. कौन होता है? रिप्रेजेंटिंग द स्टेट और पीपल ऑफ द स्टेट इन ए क्रिमिनल ट्रायल. ये प्रोसिक्यूटर जो होता है ये असल में केस प्लीड करता है स्टेट की तरफ से, उन लोगों की तरफ से जिनके साथ जुर्म हो गया हो, जो किसी भी तरह से विक्टिम बने हुए हो, यानी स्टेट के लोगों की तरफ से. क्योंकि हम क्राइम में ये समझते हैं कि अगर किसी को भी, मिसाल के तौर पर किसी का मर्डर किया जाए, हम ये नहीं समझते हैं कि ये खास शख्स को मारा गया, हम कहते हैं कि ये सोसाइटी के खिलाफ क्राइम हुआ, दैट इज व्हाई इट इज ए क्रिमिनल केस. समझ रहे हैं? तो इस वजह से हम प्रोसिक्यूटर को कहते हैं कि वो स्टेट को डिफेंड करता है या पीपल ऑफ द स्टेट को डिफेंड करता है, वो लोगों को, आम शहरियों को, मुल्क के आम शहरियों को दिफा करते हैं. उसके बाद क्वेश्चन 8, Why is the prosecutor called the public prosecutor? अब प्रोसिक्यूटर को पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों कहते हैं? हमने सवाल पहले पढ़ा. इसका मतलब यह है कि ये पब्लिक को ही रिप्रेजेंट करता है. समझ रहे हैं? Yes, तो ये नाम से ही पता चलता है. The prosecutor is called public prosecutor because a crime is considered a public wrong. इसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब भी जुर्म होता है उस जुर्म को हम कहते हैं कि ये पब्लिक के साथ जुर्म हुआ है, एक शख्स के साथ जुर्म नहीं होता है. हालांकि जुर्म तो एक ही शख्स के साथ होता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर जुर्म को खुला छोड़ दिया जाए, इसको इस वजह से सोसाइटी के खिलाफ समझा जाता है क्योंकि सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व होती है. एंड इट इज अ रॉन्ग कमिटेड नॉट ओनली अगेंस्ट द विक्टिम बट ऑल्सो अगेंस्ट द सोसाइटी एज अ होल. ये सिर्फ और सिर्फ उस शख्स के साथ जो विक्टिम है, जिसको निशाना बनाया गया है जुर्म का, सिर्फ उसके खिलाफ ये जुर्म नहीं होता है, ये सारी की सारी सोसाइटी के खिलाफ जुर्म होता है. दैट इज वाई जो उसका डिफेंस करता है वो लॉयर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रोल ऑफ जज इन द क्रिमिनल जस्टिस? क्रिमिनल जस्टिस में जज का रोल क्या होता है? जज साहब क्या करते हैं? द जज कंडक्ट्स द ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स इन अ ट्रायल इंपार्शियली इन द कोर्ट ऑफ लॉ. उसका काम होता है कि वो, जिसको हम केस चलाना कहते हैं आमतौर पर, यानी वो कोर्ट में पेशियां लगाता है, इस केस को, इसकी सुनवाई उसको कहते हैं, सुनवाई करवाता है. द जज हियर्स ऑल द विटनेस एंड असेसेस द एविडेंसेस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस.
और जज का काम यह होता है कि जुर्म के मुतालिक जितनी भी शहादतें होती है, चाहे पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो शहादतें पेश करे या डिफेंस लॉयर पेश करे, उनको वो गौर से एग्जामिन करता है, उनकी बहस सुनता है, इस सब को वो अच्छी तरह से फिर जिसको हम कहते हैं असेस करता है, और उसके बाद एंड डिसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस वेदर द एक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट। फिर वो ये इस बात का तयन करता है कि ये शख्स जिसको मुलजिम करार दिया गया है, जिस पर इल्जाम आयद हुआ है, क्या वो मुजरिम है या फिर वो यानी इसने जुर्म नहीं किया है, ये बेकसूर है। If the accused is convicted, the judge pronounces the sentence in accordance with the law. अब अगर जुर्म साबित हो गया तो जुर्म साबित होने की सूरत में फिर जज साहब जो है वो इस पर क्या करता है, सजा बोल देता है, फिर वो उस पर सजा बोल देता है। अब अगर वो जुर्म साबित नहीं हुआ तो फिर उसको बरी करार देता है, ये भी उसी का हक है। उसके बाद आता है लास्ट वाला 10th क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रोसीजर्स दैट हैव टू बी फॉलोड इफ द क्रिमिनल ट्रायल हैज टू बी ए फेयर ट्रायल। अगर क्रिमिनल ट्रायल को हम फेयर ट्रायल कहेंगे तो किस तरह से फिर प्रोसीजर कैसे चलना चाहिए, किस तरह से केस चलना चाहिए, तो इस फेयर ट्रायल की प्रोसीजर को भी हम पॉइंट्स में देखेंगे। तो प्रोसीजर फॉर द फेयर ट्रायल इज नंबर 1, ए कॉपी ऑफ द चार्ज शीट एंड ऑल अदर एविडेंसेस हैज टू बी गिवन टू द एक्यूज्ड। और जिस पर इल्जाम आयद हो, जो मुलजिम हो, ये हक है उसका कि उसको जितने भी इल्जामात उस पर आयद किए गए उनकी कॉपी उसको दे दी जाए ताकि वो देखे कि मेरे ऊपर कौन सा इल्जाम है। दूसरी बात, द ट्रायल हैज टू बी हेल्ड इन एन ओपन कोर्ट, ओपन कोर्ट जिसमें पब्लिक भी हो, ओपन कोर्ट में उसके खिलाफ केस चलाया जाए इन फ्रंट ऑफ पब्लिक इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड, और वहां एक्यूज्ड जिस पर इल्जाम है, जो मुलजिम है, वो भी वहां हो, लोग भी वहां जमा हो, ओपन कोर्ट में ये हो, वहां जज साहब भी हो, डिफेंस लॉयर भी उसका हो, हर तरह से उसको सुविधा मिलनी चाहिए, इसको हम फेयर ट्रायल कहते हैं। तीसरा, ए डिफेंस लॉयर इज अरेंज्ड और एम्प्लॉयड टू डिफेंड द एक्यूज्ड, और उसको यह हक दिया जाता है कि उसका एक डिफेंस लॉयर हो, वो एक वकील कर सकता है जो उस पर इल्जामात जो है उनकी रद्द करे, वो कोशिश करे अपने आप को डिफेंड करने की। नंबर 4, द डिफेंस लॉयर इज गिवन द चांस टू क्रॉस एग्जामिन ऑल द एविडेंसेस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन, और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो इल्जामात आयद करता है उन शवाहिद का क्रॉस एग्जामिन करता है, उसका अपना लॉयर, उसका अपना वकील, मुलजिम का अपना वकील। उसके बाद जिसको डिफेंस लॉयर कहते हैं। उसके बाद 5वीं चीज, द प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव बियॉन्ड डाउट द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड, और प्रोसिक्यूशन का ये बुनियादी काम है कि वो किसी शक की गुंजाइश के बगैर ये साबित करे कि ये शख्स जिस पर इल्जाम है, ये शख्स मुजरिम है, इसने जुर्म किया है। उनको ये करना है बियॉन्ड डाउट, उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। द जज हैज टू पास द जजमेंट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस बिफोर द कोर्ट, और जज सिर्फ और सिर्फ शहादतों की बुनियाद पर, एविडेंस की बुनियाद पर ही मुजरिम के ऊपर कानूनी सजा का इतलाक कर सकता है, सजा बोल सकता है। तो थैंक्स अ लॉट, ये हो गया हमारा। इसको एक मरतबा फिर सुन लीजिएगा तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे।